Hello everyone, welcome back to our channel. In the previous videos, we have discussed all these topics in detail. Through these topics, we have built the basic and the fundamental about the enzyme. So, in the final episode of the enzyme series, we will be discussing the inhibition of enzymes and factor affecting the enzyme activity. So, let's start. First, we will see the enzyme inhibitors with examples. तो एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं विद द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आइदर बाय बाइंडिंग टू द एंजाइम, यानी कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होना था वहाँ पे इनहिबिटर आके बाइंड करेगा और इनहिबिटर की बाइंडिंग की वजह से वो एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी या फिर उस एंजाइम के अंदर स्ट्रक्चर या कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे दैट विल स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम या फिर वो एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंस क्या होती है इसकी? ये यूजेस ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स क्या रहेंगे? एसेंशियल टूल इन द बायोकेमिकल रिसर्च। साइंटिस्ट एंजाइम के फंक्शंस को समझने के लिए इनहिबिटर्स का यूज करते हैं। यूजफुल इन द ड्रग डेवलपमेंट में बहुत सारी मेडिसिन स्पेसिफिक एंजाइम को इनहिबिट करके डिजीज को कंट्रोल करती हैं। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मेटाबॉलिक पाथवे, सेल्स के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। थेरेप्यूटिकली यूज टू टारगेट द स्पेसिफिक एंजाइम, डिजीज कॉजिंग एंजाइम को टारगेट करके ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है। यूज इन पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द पेस्ट एंड पैथोजन, कुछ इनहिबिटर्स पेस्ट और पैथोजन के एंजाइम को ब्लॉक करके उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो ये इनकी इम्पोर्टेंस थी। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स को दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई किया गया है, स्पेसिफिक इनहिबिटर और नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर। तो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में क्यों क्लासिफाई किया गया है? ऑन द बेसिस कि वो स्पेसिफिक एंजाइम को इनहिबिट कर पा रहा है या फिर वो मल्टीपल एंजाइम को इनहिबिट कर पा रहा है। स्पेसिफिक के दो टाइप्स होते हैं, इरिवर्सिबल एंड द रिवर्सिबल। रिवर्सिबल को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड फोर्थ इज मिक्स्ड इनहिबिशन। क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं। वी विल स्टार्ट विद द स्पेसिफिक इनहिबिटर्स। तो स्पेसिफिक इनहिबिटर्स वो होते हैं दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट ऑन अ सिंगल एंजाइम। तो सिंगल एंजाइम के अंदर अपना इफेक्ट शो करते हैं और मैकेनिज्म के बेसिस पे इनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल वाले क्या होते हैं? दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद द एंजाइम। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, दैट इज इरिवर्सिबल, और परमानेंटली इनएक्टिवेट द एंजाइम। तो इनका काम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाना और एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिवेट करना। दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एंजाइम लाइक नाइट्रोजन, मस्टर्ड, एल्डिहाइड, हेलोएल्केन, एल्कीन्स। एग्जाम्पल जो होते हैं डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफोस्फेट, DFP, ऑक्सिलिक एसिड एंड आयोडो ग्रुप। सेकेंड जो रहता है रिवर्सिबल, दे अटैच टू द एंजाइम विद नॉन कोवलेंट बॉन्ड। नॉन कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं। वीक बॉन्ड जैसे कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देखने को मिलती, तो इससे सेपरेट किया जा सकता है दोबारा। तो ये रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को सेपरेट किया जा सकता है बाय द डायलिसिस और बाय द डाइल्यूशन ऑफ एंजाइम। तो इसको 4 फर्दर पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड द मिक्स्ड इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? दीज इनहिबिटर कॉम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट पे जहाँ सबस्ट्रेट आके बाइंड होना है उसके साथ कंपटीशन शो करेगा हमारा इनहिबिटर, क्योंकि इसमें जो सबस्ट्रेट से रिजेम्बलेंस रहती है किसकी? इनहिबिटर की, और इसको हम ओवरकम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। जैसे स्टैटिन इनहिबिट करता है HMG को, ए रिडक्टेज को। ACE इनहिबिटर होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर,
जो कि इनिबिट करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को। सेकंड जो रहता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, these inhibitor bind to the site on the enzyme other than the active site, यानी कि यहाँ पे इनिबिटर कॉम्पीट नहीं कर रहा है एक्टिव साइट के लिए, यहाँ पे इनिबिटर बाइंड करेगा अदर देन एक्टिव साइट दैट इज एलिस्टेरिक साइट, और उसकी वजह से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाएगा जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को मैं कितना भी इंक्रीज कर लूँ बट उस पर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे ओवरकम नहीं की जा सकती चीज़ें, क्योंकि इनिबिटर जो बाइंड कर रहा है वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर रहा है। तो इसके एग्जांपल रहते हैं मोनोआयोडो एसीटेट ऑक्सीडेज इनिबिटर, इनिबिट करता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को। ऑक्जेलिक एसिड इनिबिट करता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को। थर्ड जो रहता है वो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स रहता है। The inhibitor bind to the enzyme substrate complex rather than the free enzyme। तो अनकॉम्पिटिटिव इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं देखा जा रहा, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से इनिबिटर की बाइंडिंग हो रही है, ना कि फ्री एंजाइम से। दे ओनली इनएक्टिवेट एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट। तो रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट को प्रिवेंट कर रहा है बाय बाइंडिंग ऑन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे आर्सेनिक इनिबिट करता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। लिथियम यूज किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। मिक्स्ड इनिबिटर्स रहते हैं। मिक्स्ड इनिबिटर क्या होते हैं? दीज इनिबिटर बाइंड टू द एंजाइम एट द एक्टिव साइट अदर देन द these inhibitor bind to the enzyme at the site other than the active site। तो एक्टिव साइट पे बाइंडिंग नहीं हो रही इनिबिटर की एंड कैन बाइंड टू आइदर द एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम के साथ बाइंडिंग होगी या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होगी, मतलब ये दोनों तरह की शो कर रहा है, तो इसका नाम तभी पड़ा मिक्स्ड इनिबिटर। द रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा ये, एंड मे और मे नॉट इफेक्ट द Km वैल्यू। तो Km वैल्यू को अफेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं Km वैल्यू क्या होते हैं प्रीवियस लेक्चर में। जैसे कि अब इसका एग्जांपल रहता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बाय द ऑक्सामेट। अब ये जो ऑक्सामेट है, ऑक्सामेट बाइंड कर सकता है विद द फ्री एंजाइम और ऑल्सो विद द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो इट्स एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इनिबिटर। नेक्स्ट नॉन स्पेसिफिक और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर। नॉन स्पेसिफिक को हम अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर भी बोल सकते हैं। इट इंक्लूड एनी फिजिकल और केमिकल चेंज विच डीनेचर द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम। फिजिकल और केमिकल चेंज की वजह से एंजाइम का प्रोटीन पार्ट डीनेचर हो जाता है। अब ये क्या हो सकते हैं चेंज? ट्रीटमेंट विद द एसिड, बेस और हैवी मेटल इनहिबिट द मल्टीपल एंजाइम। तो अगर मान लो एसिडिक ट्रीटमेंट दी जा रही है या बेसिक ट्रीटमेंट दी जा रही है तो उससे मल्टीपल एंजाइम अफेक्ट होंगे। तो टारगेट बाय फॉर्मिंग द एग्रीगेट, तो ये मल्टीपल एंजाइम को टारगेट करता है। तो नॉन स्पेसिफिक में मल्टीपल एंजाइम अफेक्ट होते हैं ड्यू टू द एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। तो उसमें हमारे ये आ सकता है एसिड, बेस और हैवी मेटल आ सकते हैं, इनके साथ ट्रीट किया जाएगा। तो इसका जो एग्जांपल रहता है दैट इज पेनिसिलिन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। फर्स्ट जो आता है उसमें टेम्परेचर। एवरी एंजाइम हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट शो द मैक्सिमम एक्टिविटी। हर एक एंजाइम का पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। उसी टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी में जितनी भी एंजाइम्स हैं वो बेस्ट वर्क करती हैं अराउंड 35 to 40 डिग्री सेल्सियस पे। तभी तो इन केस ऑफ फीवर हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी बेटर वर्क करती है एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर अप टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर।
मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करती है। जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ, क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो हाई टेम्परेचर पे फास्टर मूव करने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। बट अप टू अ ऑप्टिमम टेम्परेचर, above the optimum temperature, the heat causes a denaturation of the enzyme, resulting in the sharp decrease in its activity. जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर लेके जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंजाइम का प्रोटीन पार्ट उस टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा और उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, डीनेचुरेशन प्रोसेस होगी एंजाइम की, रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम जो होगी डिक्रीज हो जाएगी। पीएच जो रहता है, एवरी एंजाइम हैज अ ऑप्टिमम पीएच एट विच शो द मैक्सिमम एक्टिविटी। हर एक एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच होता है जिस पे वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। चेंज इन द पीएच कैन अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। अब पीएच चेंज होने से एंजाइम का स्ट्रक्चर भी अफेक्ट होता है। जैसे कुछ एंजाइम होते हैं दैट वर्क एक्टिवली ऑन द एसिडिक पीएच, कुछ एंजाइम होते हैं दैट वर्क एक्टिवली एट द एल्कलाइन पीएच। और अगर पीएच अफेक्ट होगा तो एंजाइम का स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द एंजाइम हैव द ऑप्टिमम पीएच रेंज 6 to 8 रहता है, बट सम एंजाइम शो द एक्सेप्शंस। कुछ एंजाइम एक्सेप्शन शो करते हैं, जैसे हाईली एसिडिक कंडीशन में वर्क करता है दैट इज पेप्सिन, ट्रिप्सिन वर्क करता है कुछ एल्कलाइन पीएच भी। यहाँ पे ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट द रेट एंड हाउ द पीएच अफेक्ट द रेट। टेम्परेचर 40 पे दैट इज ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर, उस पे मैक्सिमम रेट देखने को मिल रहा है एंजाइम का 35 to 40 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे ही अगर पीएच का कंपेयर किया जाए विद द रेट्स के साथ तो पेप्सिन जो है वो एसिडिक पीएच पे वर्क करता है। ऐसे ही अगर स्लाइवरी अमाइलेज की बात की जाए तो वो 6.8 पीएच पे वर्क करता है। इंटेस्टाइनल ट्रिप्सिन 7.8 to 8 पीएच पे वर्क करता है। तो ये रेट को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं? वो दोनों ये दोनों ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे वो पीएच हो। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। एज द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज एट अ वेरी हाई एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूंगी, उसके साथ बाइंड करने के लिए उतने ही सबस्ट्रेट होने चाहिए, बट जब मैं एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही हूँ, मेरे पास उतने सबस्ट्रेट ही नहीं है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में बिकम रेट लिमिटिंग, सो रिएक्शन रेट स्टॉप इंक्रीजिंग। तो रिएक्शन का रेट फर्दर नहीं बढ़ पाएगा। दैट्स हाउ द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट द रेट। Next is the substrate concentration. For a given enzyme concentration, rate of the enzyme increases, enzymatic reaction increases with increase in the substrate. Substrate के increase होने से increase करेगा rate जब enzyme हमारे पास उतने होंगे, but at higher substrate concentration the enzyme molecule become saturated. बट अगर मैं क्या कर दूं, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रही हूँ बट मेरे पास उतने एंजाइम ही नहीं है बाइंडिंग के लिए, तो वहाँ पे सेचुरेशन देखने को मिलेगा। सो एडिंग मोर सबस्ट्रेट डजंट मेक मच डिफरेंस। तो सबस्ट्रेट में चाहे कितने भी बढ़ा दूँ, जब मेरे पास अवेलेबल उतने एंजाइम ही नहीं है तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है, तो वहाँ पे सेचुरेशन देखने को मिलेगा। रेट है हमारा इस एक्सेस में, वाई एक्सेस में, एंड एक्स एक्सेस में हमारा एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है। फर्स्टली इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, देन फर्दर इट गोज ऑन सेचुरेशन, जहाँ पे कोई बाइंडिंग नहीं देखने को मिल रही क्योंकि मेरे पास एंजाइम उतने अवेलेबल नहीं है जितने मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ। तो इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट। Key takeaway: enzyme activity depend on the temperature, pH, enzyme concentration and the substrate concentration. लास्ट जो हमारा आता है दैट इज इनिबिटर्स। इनिबिटर कैसे अफेक्ट करते हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि ये फैक्टर अफेक्टिंग में भी आएगा। सर्टेन केमिकल selectively inhibit the action of the specific enzyme when the chemical are called
एंजाइम इनहिबिटर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो इनहिबिट करते हैं स्पेसिफिक एंजाइम को, वो क्या होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। इसमें दो टाइप्स होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, और जो कि परमानेंटली इनएक्टिव कर देगा एंजाइम को, क्योंकि इस बॉन्ड को रिवर्स करना इम्पॉसिबल रहता है। रिवर्सिबल जो होता है उसके अंदर नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वीक फोर्सेस होते हैं, वीक इंटरेक्शन होते हैं लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको चेंज किया जा सकता है बाय द डायलिसिस और द डाइल्यूशन। इसमें दो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि सबस्ट्रेट से रिजेंबल करता हुआ इनहिबिटर है, वो कॉम्पीट करेगा फॉर द एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम, तो उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा फॉर द एक्टिव साइट, हैज द सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दिस कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन उनकी इंक्रीज कर दूं तो इसको ओवरकम किया जा सकता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जहाँ पे इनहिबिटर एक्टिव साइट पे ना जाके किसी अनदर साइट के थ्रू एंजाइम में ऐड हो रहा है और उसके स्ट्रक्चर में या कॉन्फॉर्मेशन में चेंजेस लेके आ रहा है, ताकि वहाँ पे एक्टिव साइट अफेक्ट हो जाए, उसकी शेप चेंज हो जाए, ताकि उसके ऊपर कोई सबस्ट्रेट बाइंड ना कर पाए। दैट इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। They do not directly compete with the substrate. Instead of it bond with the another part of the enzyme molecule can change the shape of the whole enzyme binding at the allosteric site, alter the shape of the active site. तो ये रहता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लास्ट जो रहता है दैट इज फीडबैक इनहिबिटर। इट कंट्रोल द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन अ way feedback mechanism occur on the enzyme where the inhibitor bind at the site on the enzyme where the inhibitor formed bind, the absence or the presence of the inhibitor on the second or another binding site directly the मतलब ये जो होता है बेसिकली देखा जाता है एंड रिजल्ट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस का होता है उसमें फीडबैक इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द enzyme part. We have covered all the topics of the enzyme series.